हेलो स्टूडेंट, हम लोग मॉडल सेट 1 को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल सेट। ये मॉडल सेट 1 कंप्लीट किए थे, मॉडल सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ये पहला लेक्चर है। ठीक है, और मॉडल सेट 1 का पूरा कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था मॉडल सेट 1 लेक्चर 1, मॉडल सेट 1 लेक्चर 2, इस तरह से उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, और ये दोनों मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप कम से कम कर लोगे तो आपका लगभग क्वेश्चन मैच कर जाएगा। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। मॉडल सेट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाह रहे हैं कि आप अगर आपका कोई जूनियर है और वो 12th में एडमिशन लेना चाहता है तो वो यहाँ से कोर्स को परचेज कर सकता है। उसको 11th का पूरा लेक्चर फ्री में मिलेगा, नोट्स फ्री में मिलेगा, पीडीएफ फ्री में मिलेगा। 11th का उसको पैसा पे नहीं करना है, सिर्फ 12th का पे करना है। समझ में आया? तो आप अपने जूनियर को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसको परचेज करें, उसका भी फ़ायदा होगा। वो अगर 12th में सिर्फ 12th का उसको पेमेंट करना है, कोर्स लेना है, 11th उसको फ्री में मिलेगा। ठीक है, बाकी ये जो है मॉडल सेट, ये आपको बता रहे, ये अबर जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे 12th का उसके लिए है। समझ में आया? तो देखो, हम लोग मॉडल सेट 1 डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल सेट 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, मॉडल सेट 2 है, अब इसका 2 स्ट्रीम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला जो है, फर्स्ट जो है वो एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू जो है 1 to 35 क्वेश्चन रहेगा, 1 से लेके 35 तक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है, देख लो, सब एमसीक्यू है। उसके बाद ग्रुप बी का आता है, और इसमें सारा क्वेश्चन जो आपको है बनाना है, इसमें आप देखोगे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है, ये है। ठीक है, तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखोगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये है, फर्स्ट बोलिए रहा है क्वेश्चन में, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंड्स मतलब फुल फॉर्म, या एसक्यूएल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? सिंपल क्वेरी लैंग्वेज नहीं होता है, ये गलत है। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं होता, ये गलत है। नन ऑफ दीज भी गलत है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, इसका आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी। देखो, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। एन आई यू का फुल फॉर्म क्या होता है? एन आई यू मीन्स, एन आई यू मीन्स, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। इसका क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेटवर्क इंटरकनेक्टेड यूनिट नहीं होता है, नैनो ये नहीं होता है, नन ऑफ दीज नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीएल मीन्स, ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है डीडीएल मीन्स, तो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो, इसमें डीएमएल आता है, डीसीएल आता है, टीसीएल आता है, बहुत सारा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, डीएमएल का भी पूछ सकता है, तो डीएमएल का होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये होता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और भी होता है टीसीएल। टीसीएल का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद होता है डीक्यूएल। डीक्यूएल का फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो अभी हम पूछे हैं डीडीएल का फुल फॉर्म। कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में डीडीएल का फुल फॉर्म पूछेगा।
डीएमएल भी पूछ सकता है, डीसीएल भी पूछ सकता है। तो एसक्यूएल, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल में जाके देखोगे चैप्टर नंबर 12 में हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हैं, उसका एक फिगर बनाए हैं, एसक्यूएल कितने टाइप का होता है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, फिर उसका ये फुल फॉर्म बताए हैं, उसके अंदर कौन कौन सा कमांड आता है, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स थ्योरम्स। और इसमें बोल ये रहा है डिमॉर्गन्स थ्योरम्स कौन कौन होता है, डिमॉर्गन्स थ्योरम आर। तो देखो पहला का ऑप्शन गलत है, डिमॉर्गन्स थ्योरम 2 होता है, देख लो इसमें। डिमॉर्गन्स थ्योरम का 2 लॉ होता है। पहला होता है एक्स प्लस वाई पे होल नोट इक्वल टू एक्स नोट डॉट वाई नोट, ये होता है। दूसरा होता है एक्स डॉट वाई पे होल नोट इक्वल टू एक्स नोट प्लस वाई नोट, ये होता है। समझ में आया? ये 2 लॉ है, अगर ये दोनों में कोई भी ऑप्शन में मिल रहा है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये डिमॉर्गन्स लॉ का ये स्टेट है, स्टेट इसको बोलते हैं। तो देखो पहला वाला ऑप्शन गलत है। देखो एक्स नोट प्लस वाई नोट अलग अलग नोट है, अलग अलग नोट नहीं होगा। अलग अलग नोट का मतलब अलग होता है, होल नोट होगा। तो देखो यहां पे देखो एक्स वाई पे होल नोट, एक्स वाई ये वाला मैच कर रहा है, देख लो ये वाला। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ये ऑप्शन सी भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। डिमॉर्गन्स लॉ 2 होता है, दोनों लिख दिए हैं। दोनों में जो भी कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, दोनों करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल ये रहा है WWW मीन्स, ये तो आप लोग जानते हो पहले से, ठीक है, कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। ये 3 टाइम्स W लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेव। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेव। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेव। समझ में आया? उसके बाद लिखा हुआ है SMPS, ये सब नेटवर्किंग में पढ़ना है। SMPS मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला में दिया है स्विच मोड प्रॉपर पेपर सप्लाई, ये पेपर सप्लाई ये गलत है, पेपर नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट दिया है स्विच मोर पावर सप्लाई, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है स्विचेड मोड पावर सप्लाई, ये करेक्ट है। ये इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये होता है। समझ में आया? अगला जो क्वेश्चन है ये भी नेटवर्किंग का है, क्वेश्चन नंबर 7। FTP मीन्स क्या होता है? FTP मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FTP मीन्स, तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन है। अब इसमें जो है ना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटोकॉल आता है, उसका क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे पूछ सकता है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद पूछेगा TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का। उसके बाद बोलेगा IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये होता है, ठीक है। तो ये सब प्रोटोकॉल्स है, ये सब का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम अभी एक फुल फॉर्म पूछे हैं आपके सेट में, FTP का फुल फॉर्म। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। समझ आया? ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। PPP का फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ये सब आता है एग्जाम में, समझ में आया? ठीक है। अगला ये सब नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ये जो है क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 9 का है, जिसको हम लोग एरेज बोलते हैं। एरेज में पढ़ाएं आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग नोड्स ऑफ द लिस्ट ऑर्डर टू परफॉर्म स्मॉक प्रोसेसिंग ऑन देम इज। प्रोसेसिंग वर्ड आया मतलब डेटाबेस में,
ये सॉरी डेटा स्ट्रक्चर में जो सभी नोड के साथ जो प्रोसेसिंग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग ट्रैवर्सल बोलते हैं या ट्रैवर्सिंग बोला जाता है। तो ये ट्रैवर्सिंग हुआ, समझ में आया? प्रोसेसिंग आएगा ट्रैवर्सिंग, एडिशन आएगा इंसर्शन, समझ में आ रहा है? फाइंडिंग आएगा सर्चिंग, और रिमूविंग आएगा तो डिलीटिंग। वर्ड को याद रखना है, ठीक है? इसका जो है ट्रैवर्सल वाला में ट्रैवर्सिंग में क्या लिखा रहेगा? प्रोसेसिंग। लैंग्वेज कुछ भी रहे, प्रोसेसिंग लिखा रहेगा, ट्रैवर्सिंग में टिक करना है। रिमूविंग लिखा रहेगा तो आपको डिलीशन में टिक करना है। एडिशन या इंसर्टिंग तो लिखेगा नहीं, एडिशन लिखा रहेगा तो आपको इसमें टिक करना है। सर्चिंग फाइंडिंग लिखा रहेगा तो आपको इसमें टिक करना है, ये सर्चिंग में टिक करना है। और सॉर्टिंग लिखा रहेगा, ये सॉर्टिंग जो होता है उसको अरेंजिंग बोलते हैं। तो सॉर्ट तो खुद है, बोलेगा अरेंज किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो आपको सॉर्ट में टिक करना है। तो ये सब ऑपरेशन जो होता है वो डेटा स्ट्रक्चर में, है ना, डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म किया जाता है, दिखाया जाता है। पॉइंट आ गया समझ में? तो प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी और b प्लस ए इच क्या होता है? अगर बुलियन एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलेंगे? ये कौन सा लॉ है? इसी का दूसरा फॉर्म होता है a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये होता है। तो ये दोनों एक ही लॉ के अंदर आता है, तो इसको हम लोग कॉमोटेटिव लॉ बोलते हैं। ये कॉमोटेटिव लॉ का स्टेट है, ठीक है? तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉमोटेटिव लॉ। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर में, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज, मतलब बहुत सारा कंप्यूटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। ऑटोनोमस कंप्यूटर का जो कलेक्शन होगा, एक दूसरे से कनेक्शन बनेगा, उसको हम लोग नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है? नेटवर्क, यही लिखा हुआ है, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर। ऑटोनोमस कंप्यूटर का जो इंटरकनेक्टेड कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग नेटवर्क कहेंगे। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कंस्ट्रक्टर्स होता क्या है? तो कंस्ट्रक्टर्स जो होता है वो एक फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर बताए हैं, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप को नहीं रखता है, ठीक है? तो ये सब सारा कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है। तो पहला बोल रहा है कंस्ट्रक्टर्स आर फंक्शंस, ये भी पॉइंट सही है। कंस्ट्रक्टर्स हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम, ये भी सही है। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है क्लास नेम के जैसा। कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो सेम टू सेम होगा क्लास नेम के जैसा, तो ये भी पॉइंट सही है। हैव नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं रखता है। ये तीनों पॉइंट जो है, तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये तीनों में किसी एक में भी टिक करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों का तीनों सही है, इसलिए हमको ऑल ऑफ दीज में टिक करना है हम लोगों को। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगला पॉइंट समझोगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है एन इनलाइन फंक्शन इज। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? तो इनलाइन फंक्शन किसी भी फंक्शन के पहले लगाया जाता है। ये प्रीफिक्स्ड होता है, प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन, ये सही है। डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड और इनसाइड द क्लास, ये दोनों काम कर सकते हैं। उसको बना भी सकते हैं और उसका बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर। प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर, मतलब हेडर होता है डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, मतलब ये सबसे ऊपर होता है, क्लास के पहले इसको लिखा जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, और इसको क्लास के बाहर भी बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसमें से सब का सब सही है। किसी को दिक्कत है क्या? पॉइंट आया समझ में? नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस
प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में a public data members of the class of the base class का public data member will be treated in a derived class। मतलब अगर आप बेस क्लास चाइल्ड क्लास को बेस क्लास से इनहेरिट करते हो और इनहेरिट करने के लिए जोड़ने के लिए प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हो, तो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास का कौन सा मेंबर होगा? तो देखो, अगर प्रोटेक्टेड से इनहेरिट करोगे तो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएगा। प्राइवेट से भी इनहेरिट करोगे तो बेस क्लास का प्राइवेट पब्लिक मेंबर प्राइवेट बन जाएगा। समझ में आया? तो बोलिए रहा है कि अगर हम लोग प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं तो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास का कौन सा मेंबर बनेगा? तो वो प्रोटेक्टेड बनेगा, प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन अ क्यू, मतलब क्यू में इंसर्शन इज डन एट, इंसर्शन कहां से कंप्लीट किया जाता है? तो रेयर से। अगर आपको क्यू में इंसर्शन करना है तो रेयर और डिलीशन करना है तो फ्रंट। बताए थे ना कि क्यू में दोनों इंड, दो इंड होता है, एक इंसर्शन करने के लिए यूज होता है, एक डिलीशन के लिए यूज होता है। तो इंसर्शन हम लोग रेयर इंड से करते हैं और डिलीशन हम लोग फ्रंट इंड से करते हैं। तो अगर यहां इंसर्शन लिखा हुआ रहेगा तो आपको रेयर में टिक करना है और यहां डिलीशन लिख देगा तो आपको फ्रंट में टिक करना है। पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बोलिए रहा है हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना गेट का जरूरत पड़ेगा इसका सर्किट बनाने के लिए। तो देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना गेट यूज होगा ये हम लोग को समझना है। देखो, पहला तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में ये है x y प्लस x y प्लस जेड प्लस y x प्लस जेड। इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि कितना गेट का जरूरत पड़ेगा। समझो, समझ में आया? अब इसमें देखो ये है ना, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये एक्स वाई होगा प्लस इसको इंटू करो तो ये भी एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड ये हो गया, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड ये आ गया, इंटू कर दिए। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या जा रहा है, ठीक है? तो कॉमन जो है, अगर कॉमन देखा जाए तो इसमें हम लोग x को भी कॉमन ले सकते हैं, y को भी कॉमन ले सकते हैं। समझ में आया? तो इसमें देखना है कि कॉमन क्या जा रहा है, वो हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो ये तो दिया हुआ है y z है, ठीक है। अब इसमें y भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, y प्लस वाई। ठीक है, y प्लस वाई प्लस x कॉमन लेते तो x बचता। अब देखो यहां सेम टू सेम लिख देते हैं, वाई जेड ये हो गया। अब आप इसमें देखो x ले लिए कॉमन, y प्लस वाई क्या होता है, y होता है, y होता है। ठीक है, ये लॉ है, प्लस एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड ये हो गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन, अगर इसमें कॉमन नहीं ले रहे हैं तो हम लोग यहां पे भी कॉमन ले सकते हैं, ये वाला कॉमन, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस, अच्छा इसमें कॉमन छोड़ देते हैं। यहां देखो अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं तो y बचेगा, चलो x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिए तो y प्लस जेड, वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड ये हो जाएगा। अब आप इसमें देखो ये तो कॉमन ले लिए हैं, x कॉमन चला गया है, इसको इस तरह से करते हैं,
देख लो यहां पे, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस फिर से एक्स वाई है और प्लस वाई जेड है, ठीक है। इसमें आप देखो कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से ये कर सकते हैं। तो इसमें दो गेट का जरूरत पड़ेगा। पहला है एंड गेट, देख लो एंड गेट और एक और गेट। तो इसका जो ऑप्शन है वो दो गेट होगा, एंड गेट और गेट, ये दो गेट का यूज हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में बोल रहा है, ये दिया हुआ है एक्स वाई था, हम इसमें गलत किए थे, एक्स एक्स है, एक्स जेड है, इसका देखो हम गलत यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ वाई लिख दिए हैं ये एक्सप्रेशन में, यहाँ पे एक्स होगा, वही मिस्टेक हो रहा था। इसमें आप देखोगे फिर से इसको कर देते हैं, ठीक है। देखो इसमें इसको क्लियर कर देते हैं। देखो क्लियर कर देते हैं। अब इसको लिखते हैं एक्स वाई, मिस्टेक हो रहा था उसमें क्योंकि यहां देखो एक्स वाई प्लस एक्स एक्स प्लस जेड है ये, ठीक है, प्लस वाई एक्स प्लस जेड है, ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो एक्स वाई है प्लस ये एक्स इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये है। अब एक्स वाई प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स होता है लॉ है इसका, ठीक है, प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये है। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, एक्स, तो 1 प्लस वाई प्लस 1 बचेगा यहां पे, y प्लस 1 ये हो गया, प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये हो जाएगा। y प्लस 1 1 होता है तो x डॉट 1 प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, तो x, x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस जेड बचा प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये हुआ। अब इसका भी 1 हो गया प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या जा रहा है, x, तो 1 प्लस वाई प्लस वाई जेड, तो इसका 1 हो गया। तो देखो x डॉट 1 प्लस वाई जेड, ठीक है, वाई जेड और x प्लस वाई जेड, ये बता, ये मेरा सॉल्व करने के बाद आया। इसका अगर बनाएंगे सर्किट तो क्या बनेगा, तो x है और वाई जेड है, तो पहले एंड गेट लगेगा, ये दोनों में इनटू है तो एंड गेट, और दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए कौन सा गेट, और गेट, ये और गेट है। तो क्या हो जाएगा यहां से x प्लस वाई जेड, ये तो देखो तो दो गेट का जरूरत पड़ा, एंड गेट और गेट। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद पता चला कि कितने गेट का जरूरत पड़ेगा, समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद देखो कि लास्ट में आया जो एक्सप्रेशन उसके उसको उसका सर्किट बनाने के लिए कितना गेट यूज हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा, समझ में आया। तो दो गेट का जरूरत हो रहा है तो 2 हो जाएगा आंसर, इसका 2 आंसर हो जाएगा, 2, तो 2 आंसर इसका करेक्ट है। पॉइंट आया स्टूडेंट समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 तक बता चुके हैं, 15 तक आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, एक बार लेक्चर देखना है, उसके बाद सेट को पढ़ना है और खुद से टिक करना है, देखना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज यहीं तक क्लास रखते हैं।